स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों कल से तमिलनाडु पॉलिटिक्स के बारे में काफी चर्चा चल रही है और इसके पीछे का कारण यह है कि बीजेपी ने एक बार फिर से अलायंस किया है AIADMK के साथ और अगला जो चुनाव है तमिलनाडु का वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इससे भी बड़ी जो खबर आई है वो ये है कि तमिलनाडु में बीजेपी को पिछले कुछ समय से जो लीड कर रहे थे के अन्नामलाई और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, इनको प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया। तमिलनाडु की जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे वहाँ से हटाया गया और इसका मेन कारण है AIADMK। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा तमिलनाडु के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जो करंट सिचुएशन है, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय फेस्टिवल सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हैं, जैसे कि 2026 की अगर आप तैयारी करो तो हमारा फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, या फिर अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है सेल के दौरान। यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने चेन्नई में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अनाउंस किया कि जो AIADMK है और बीजेपी है वो 2026 का तमिलनाडु का जो चुनाव है वो एक साथ लड़ेगी। और जो अमित शाह का अनाउंसमेंट था वो बेसिकली उसमें ये चीज़ क्लियर की गई कि जो चीफ है AIADMK के E पलनमी, उनके द्वारा इसको पूरा लीड किया जाएगा। मतलब कल के डेट में अगर मान लीजिए जो NDA है वो अगर चुनाव जीतती है तो पहले ही एक प्रकार से क्लियर कर दिया गया है जो चीफ मिनिस्टर हैं वो AIADMK के ही होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पलनमी हैं वो अमित शाह जी के राइट में बैठे हैं और जो के अन्नामलाई हैं वो अमित शाह जी के लेफ्ट में बैठे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो AIADMK और जो के अन्नामलाई हैं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। और कहीं ना कहीं ऐसा साफ दिख रहा था कि AIADMK की कंडीशन थी कि वो बीजेपी के साथ अलायंस तभी करेंगे जब अन्नामलाई को प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाएगा। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं 2023 में काफ़ी बड़ा कन्फ्रंटेशन हुआ था। के अन्नामलाई ने कुछ ऐसे रिमार्क्स पास किए थे AIADMK के फाउंडर CN अन्नादुरई को लेकर, जो कि AIADMK के कैडर को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। यहाँ पर अन्नामलाई का ये कहना था, उन्होंने बेसिकली जो अन्नादुरई हैं उनको क्रिटिसाइज़ किया था, उनकी लेगेसी को क्रिटिसाइज़ किया था और कहा था कि जो द्रविडियन आइडियोलॉजी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है अन्ना ने। बेसिकली CN अन्नादुरई को पॉपुलरली अन्ना के नाम से जाना जाता है। तो अन्ना ने एक प्रकार से द्रविडियन आइडियोलॉजी को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और नेशनल डेवलपमेंट में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है जो AIADMK के लोग थे, जो लीडरशिप थी, उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट की और यहाँ पर जो अलायंस था बीजेपी के साथ वो एक तरह से टूट गया था। और यहाँ पर AIADMK ने अपॉलॉजी मांगी थी कि पब्लिक अपॉलॉजी मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन गया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, चुनाव में इंडियन पॉलिटिक्स में या फिर कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ेस किए जाते हैं। बीजेपी के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ हो या फिर किसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो थोड़ा सा इसको और समझते हैं। देखिए, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि AIADMK और जो बीजेपी है वो एक साथ अलायंस में थे पिछले कुछ वर्षों से, और उन्होंने 2019 का जो लोकसभा चुनाव है और जो 2021 का तमिलनाडु का असेंबली का चुनाव है वो एक साथ मिलकर लड़ा था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 2023 में यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी फ्रिक्शन आया था। AIADMK ने अपना टाइस तोड़ दिया था, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि अन्नामलाई जो है उनका जो स्टेटमेंट आया अन्नादुरई को लेकर, और दूसरा यहाँ पर यह है कि एक प्रकार का परसेप्शन बन रहा था और AIADMK को डर लग रहा था कि जो बीजेपी है वो रीजनल पार्टी को ओवरशैडो करने की कोशिश कर रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर फाइनली क्या होता है, जो AIADMK है वो सितंबर 2023 में अनाउंस करती है कि वो अपना जो अलायंस है बीजेपी के साथ वो तोड़ रहे हैं और फ्यूचर में कोई भी जो इलेक्शन होगा वो एक साथ नहीं लड़ेंगे, वो अकेले लड़ेंगे। और अल्टीमेटली क्या होता है, 2024 का लोकसभा का चुनाव आता है और इसका परिणाम मैं आपको दिखाता हूं। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें आपको पता है जो बीजेपी है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई थी, 272 नहीं मिल पाया था। और इसके पीछे आप देखिए तमिलनाडु में जो लोकसभा के सीट्स हैं वो है 39। आपको पता है पूरा का पूरा जो 39 सीट्स है वो इंडिया ब्लॉक को चला गया था, इंडिया अलायंस को चला गया था, जिसमें आप देख सकते हैं
जो इस समय पावर में हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन उनके लीडर हैं, उनके पास 22 सीट्स हैं। जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास 9 सीट्स हैं, उसके पास लेफ्ट पार्टीज और बाकी के पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो बीजेपी का अलायंस था, एनडीए थी, वो पूरी तरह से हार गई थी। मतलब सॉरी, यहाँ पर 24 का इलेक्शन तो वो साथ नहीं लड़े थे एआईएडीएमके के साथ, लेकिन जो बीजेपी है वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, और खुद एआईएडीएमके वो भी एक सीट तक नहीं जीत पाए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि इस तरह का आपको रियलाइजेशन होता है कि मिस्टेक हो गई, चलो वापस से अलायंस कर लेते हैं। तो कुछ वैसा ही है। कल जो है अमित शाह जी ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहां पर वापस से अलायंस को बनाया और कहा कि हम तमिलनाडु का जो चुनाव होने वाला है 2026 में असेंबली का चुनाव, उसमें एक साथ लड़ेंगे। एक एनडीए के बैनर में ये चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन हाँ, यहां पर जो अलायंस को लीड किया जाएगा तमिलनाडु में वो होंगे के पलनीस्वामी। और इनका मेन एम क्या है, स्ट्रैटेजिक पर्पस क्या है? जो अलायंस है उनका ये कहना है कि हम डीएमके के जो डोमिनेंस है तमिलनाडु में उसको काउंटर करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तमिलनाडु की जो असेंबली है उसमें आपको पूरी जो मेजॉरिटी है एक प्रकार से वो इस समय डीएमके के पास देखने को मिलेगी। 234 सीट्स हैं और 234 सीट्स में आपसे देख सकते हो आधे से ज़्यादा सीट तो अकेले डीएमके के पास ही है। फिर उनके अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, सीपीआई और बाकी के, ये आप देख सकते हैं इनके पास टोटल 159 सीट्स हैं। वहीं ऑपोजिशन में यहाँ पर जो एनडीए के पार्टनर्स हैं एआईएडीएमके, उनके पास 62 सीट्स हैं। फिर इसके अलावा 5 पीएमके के पास है और जो बीजेपी है उनके पास 4 सीट्स हैं। तो एक प्रकार से आपको समझना है कि ये जो अलायंस कहीं ना कहीं किया गया है वो एक प्रकार से जो डीएमके की पावर रही है, सत्ता रही है पिछले कुछ वर्षों में, उसको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पर जो एंटी डीएमके वोट्स हैं उसको एक साथ लाने की कोशिश है। मतलब कि अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टी के वोट्स हैं वो बिखर जाएंगे, और इसी की वजह से ये एक साथ वापस से पार्टनरशिप में आए हैं। और यहां पर अलायंस का ये कहना है कि हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए हैं। खुद अमित शाह जी ने कहा कि ये जो पार्टनरशिप है एआईएडीएमके के साथ वो परमानेंट है और जो स्ट्रैटेजिक है। और साथ ही साथ उन्होंने डीएमके की सरकार के द्वारा जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, करप्शन है, उसको लेकर क्रिटिसाइज किया और एक कहा कि जो तमिलनाडु के लोग हम चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट को चुने, नेशनलिज्म को चुने और गुड गवर्नेंस को चुने। खैर, यहाँ पर अगर सवाल की बात कही जाए तो एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच में क्या तय किया गया है? देखो, अभी के लिए किसी भी प्रकार का सीट शेयरिंग नहीं अनाउंस किया गया है। हाँ, 2021 का असेंबली चुनाव अगर आप देखोगे तो बीजेपी 234 सीट्स में से 20 सीट पर ही चुनाव लड़ी थी, और हो सकता है कि इस बार बीजेपी जो है ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े, क्योंकि उनका कहना होगा कि देखिए जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था हमारा वोट शेयर बढ़ा है, तो मे भी हो सकता है कि बीजेपी इस समय ज़्यादा सीट्स की मांग कर सकती है। लेकिन हाँ, एक बात तय है इसमें कि लीडरशिप की क्लैरिटी रखी गई है। 2021 में लीडरशिप की क्लैरिटी नहीं थी कि अगर मान लीजिए बीजेपी के जो पार्टनर्स हैं अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्या है। लेकिन इस बार साफ साफ कहा गया है कि पलनीस्वामी जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो पूरा लीडरशिप रोल में रहेंगे इस पूरे कोalition में, और जो बीजेपी है वो एक सपोर्टिव रोल के तौर पर निभाएगी। खैर, इसके अगर हम पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करें कि क्या इसका परिणाम है अलग अलग पार्टीज पर, तो अगर हम एआईएडीएमके की बात करें तो देखो, हो सकता है कि बीजेपी के साथ वापस जाने से जो उनका जो कोर द्रविडियन वोटर्स हैं वो थोड़ा सा बिखर जाए, वो एलिनेट हो जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला, सत्ता में आने के लिए इस तरह के नेसेसरी कॉम्प्रोमाइज़ कई बार करने पड़ते हैं और वो उन्होंने किया है। फिर दूसरा यह है कि जो एआईएडीएमके अगर बीजेपी के साथ पार्टनरशिप में जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको काफ़ी मदद मिल सकेगी। जाहिर सी बात है, सेंटर में इस समय बीजेपी पावर में है तो फंड्स हो गया, नेशनल नैरेटिव हो गया, तो उसमें वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, एंटी डीएमके की जो फोर्सेज हैं वो एक साथ एक ही बैनर में आ सकेंगे। फिर दूसरा, बीजेपी के लिए क्या इंप्लीकेशन है, तो देखो तमिलनाडु में अगर आप देखोगे तो अभी तक बीजेपी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, तो कहीं ना कहीं उनको ग्राउंड लेवल जो कार्डर है वो एआईएडीएमके के माध्यम से मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। फिर इसके अलावा वो अपना जो एमएलए का काउंट है, पिछले चुनाव में सिर्फ 4 एमएलए थे उनके, तो इस बार वो अपना जो एमएलए के काउंट है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे और तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में अपना लेजिटिमेसी लाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको अपनाएं और जो वोट शेयर है वो एक प्रकार से बढ़ सके। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ों पर चीज़ें डिपेंड करेंगी कि यहाँ पर आगे आने वाले महीनों में क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल, सीट शेयरिंग की क्लैरिटी होती है कि नहीं, कैडर कोऑर्डिनेशन कितना हो पाता है बीजेपी और एआईएडीएमके के लोगों के बीच में, और जो लोकल सेंटिमेंट है, देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आपने देखा होगा एम.के. स्टालिन वो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हिंदू है उसको इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल सेंटिमेंट वगैरह है, क्या उससे बीजेपी लड़ पाएगी एआईएडीएमके
AIADMK लड़ पाएगी। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने लंबे समय तक बिल अपने पास रखा। जो DMK की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है तमिलनाडु में, उन्होंने बिल्स पास किए लेकिन वो बिल को अपने पॉकेट में रख लिए गवर्नर साहब, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियरली क्रिटिसाइज किया और टाइमलाइन दिया है कि देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इतने समय के अंदर अंदर आपको बिल को क्लियर करना होगा, जो भी डिसीजन लेना है आपको लेना होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब चलेंगी तमिलनाडु के अंदर, देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि एक पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी तमिलनाडु में चल क्या रहा है वहाँ के पॉलिटिक्स में। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा चोला इंस्क्रिप्शन है जो बताता है एक डिटेल्ड अकाउंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन तमिलनाडु इन मिडीवियल पीरियड के समय जो तमिलनाडु का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था उसके बारे में डिटेल अकाउंट जो है वो इसमें से कौन से चोला इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो इस समय सेल चल रहा है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, इसके दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।